हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स। अरे वाह, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब मेरे पास क्या है, सपोज मेरे पास एक ही वायर है। ठीक है, ये एक वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ है, मतलब बड़ी है बहुत, काफ़ी लंबी लंबी वायर है एक तरह से देखें तो इस वायर के ऊपर सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पे कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट के ऊपर, ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अभी कैसे करेंगे ये देखना है, बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगला एक और क्वेश्चन है, रिंग। रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेक्स्ट केस में। ठीक है, अभी ये देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें पहले तो ये वायर है हमारे पास, एक ये वायर हमारे पास है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक एलिमेंट तो इधर मानते हैं और ये इसका सेंटर है, सपोज यहाँ से ये इसका सेंटर है, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट हमने ये माना और यहाँ से x डिस्टेंस पे ही एक एलिमेंट हम यहाँ पे मान लेते हैं ये। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट हमने माने और इन दोनों एलिमेंट्स की जो लेंथ है वो dx है और इनके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। सेम इसके ऊपर भी चार्ज dq है और इसकी लेंथ dx है। ठीक है, अब देखो जब ये चार्ज dq है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इस dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये बाहर की तरफ होनी चाहिए ऐसे। सपोज डी ई है ये, ठीक है, डी ई है ये, उसको ऐसे दिखा सकते हैं हम, इस तरह से बाहर की तरफ निकल रहा है यहाँ से, ये ऐसे है, ये डी ई है। ठीक है, अब देखो ये डी ई जो बना है, ये डी ई सपोज करो कि ये वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब इसकी बात कर ली हमने इस चार्ज एलिमेंट की। अब इस चार्ज एलिमेंट की वजह से भी यहाँ पे एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी डी ई ही होगी क्योंकि यहाँ भी चार्ज डी क्यू है, यहाँ भी चार्ज डी क्यू है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी सेम होगी क्योंकि ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये डिस्टेंस दोनों में कॉमन है, तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा दोनों केसेस में। ठीक है, अब देखो दो केसेस आ गए, एक डी ई है, एक डी ई है। ये थीटा होगा ये भी, क्योंकि ये भी डी क्यू है, सेम ही चीज़ें आएंगी, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, अब इसकी वजह से जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है, इसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे कौन कौन से होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा डी ई कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा डी ई साइन थीटा। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक इसको भी हम अपने कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, ये क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में होगा डी ई कॉस थीटा है भाई साहब, और एक इस डायरेक्शन में होगा जो कि है डी ई साइन थीटा। अब देखो कितनी मज़ेदार चीज़ हो रही है यहाँ पे, जो डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो उस डायरेक्शन में है एक और एक इस डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऑल डी ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, विल कैंसिल आउट ईच अदर। वो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, सबको। अभी मैं ये एलिमेंट ले रहा हूँ, भले ही मैंने यहाँ पे लिया होता एलिमेंट, तब भी जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो सब के सब कैंसिल आउट करते एक दूसरे को। अब देखो जो कंपोनेंट्स बच रहे हैं वो कौन से, डी ई कॉस थीटा और ऊपर की डायरेक्शन में बच रहे हैं, तो सभी जो कंपोनेंट्स होंगे डी ई कॉस थीटा वाले बचेंगे। तो यानी अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ये ई, तो मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि मैं इंटीग्रेशन कर दूँ डी ई कॉस थीटा वाला। इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन मैंने क्यों किया, ये इंटीग्रेशन जो किया मैंने, ये क्यों किया है मैंने, ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और जब भी कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे हम अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या करते हैं, अब सिंपली इसमें वैल्यू रखते हैं डी ई की। देखो डी ई हमने कल पढ़ा था, डी ई की जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो होता है 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप अगर लिखना हो तो उसमें लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये इतना है अभी। ठीक है, और सपोज ये जो वायर है इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है। ठीक है, लेमडा को मैंने कल क्या बोला था, लेमडा को मैंने बोला था डी क्यू बाई डी एक्स, इस केस में डी एक्स ले लेंगे, इतना डी क्यू चार्ज इतनी लेंथ पे है, तो इस केस में लेमडा यही तो होगा डी क्यू अपॉन डी एक्स। यानी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डी क्यू को क्या बोल सकता हूँ, लेमडा डी एक्स बोल सकता हूँ, और ये लेमडा डी एक्स मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो जब मैं इस डी ई में लेमडा डी एक्स रख दूंगा तो मेरे पास 1/4πε0 लेमडा और ये डी एक्स अपॉन ये डिस्टेंस आर ही बोल देते हैं इसको, ये डिस्टेंस वाई है। सपोज ये जो पॉइंट है ये इस वायर से वाई डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये वाई है, ये आर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसी डिस्टेंस की बात की जाएगी यहाँ, क्योंकि ये एक चार्ज है, ये एक पॉइंट है, और इसी से डिस्टेंस की बात करेंगे हम, ये डिस्टेंस कितना है आर,
और इसको बोल देते हैं आर स्क्वायर और ये कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो dx में हो रहा है, तो dx की लिमिट डलेंगी, dx की लिमिट डलेंगी कैसे, dx तो ये है और हमने बोला है कि ये इनफाइनाइट लेंथ है। इनफाइनाइट लेंथ है मतलब नेगेटिव साइड में भी इनफाइनाइट जा रहा है और पॉजिटिव साइड में भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर, ये आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ से आर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कॉस थीटा। अब इसमें हम लिमिट हमने डाल दी है। अब इस लिमिट को मैं 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, हमें पता है अच्छे से। ये मैथमेटिकल दिख रहा है, नहीं ये नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख दूंगा अभी, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है एक। अभी हम क्या करते हैं, हम ये ऊपर से हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। लिमिट्स हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्यों रखी है, क्योंकि जो हमारा वायर है ये इन्फाइनाइट लेंथ है, मतलब दोनों डायरेक्शन में इन्फाइनाइटली एक्सपेंड कर रहा है, तो इस ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी कर दूंगा लिमिट इसकी, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कॉस थीटा, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया बस और कुछ नहीं, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थी जो पहले, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको पूरे को बाहर ले आते हैं, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 2 जा हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 0 से इन्फिनिटी कॉस थीटा dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आती है, सारा काम यहाँ पे रुकेगा आगे एग्जाम में। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, x इज इक्वल्स टू वाई को वाई टेन थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से dx इक्वल्स टू वाई, अब इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा। तो यानी dx की वैल्यू ये आ गई वाई सेक स्क्वायर, इस dx की जगह मैं ये रख सकता हूँ पूरा, ठीक है। अब देखो जब ये लिमिट्स किसकी थी, x की थी, और x अगर मैं 0 कह रहा हूँ तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। मतलब मैं अगर एक्सप्रेशन अब लिखूँ इसके बाद का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो x और थीटा में रिलेशन है, ये लिमिट्स किसकी थी, x की थी, x को मैं पहले 0 बोल रहा हूँ, तो टेन थीटा की किस वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा पूरा, तो थीटा भी 0 होना चाहिए, टेन 0 0 होता है क्योंकि तभी जाके x 0 आएगा। अगली चीज़ क्या है, x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, थीटा की किस वैल्यू के लिए ये टर्म इन्फिनिटी बनेगी, थीटा इज इक्वल्स टू π/2, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 के लिए बनेगा ये, ठीक है। अब लिमिट्स तो आ गई मेरे पास। अब कोस थीटा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा इसमें, और dx की जगह में ये लिखूंगा, dx की जगह में ये लिखूंगा, और ये क्या होगा y सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। बताओ ठीक है, क्लियर इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे चलते हैं, ये हटा देते हैं, इसके आगे क्या आएगा अभी देखो। अब देखो ये कॉस थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1/cos स्क्वायर थीटा यानी ये अगर इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, नीचे क्या आएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, ये ऐसे आएगा देखो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से π/2, ये कॉस थीटा था, वाई 1/cos स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, यहाँ से वाई स्क्वायर हम बाहर कॉमन निकाल लें, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। अब एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा जाएगा, एक वाई से एक वाई जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से π/2, यहाँ पे क्या बचा, एक सेक बचा सेक थीटा और डी थीटा बचा, नीचे क्या बचा वाई, और ये क्या बनता है, ये आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा एक सेक थीटा से एक सेक थीटा गया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गए, ये दिख रहा है ना, जस्ट अ सेकंड, ये नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुको यार, मैं ये ऊपर कर देता हूँ, ये लास्ट वाली लाइन में ऊपर लिख देता हूँ, ये लास्ट वाली लाइन में ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो इसके बाद का मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से π/2, और ये कॉस थीटा से यहाँ पे बचा सेक थीटा डी थीटा, नीचे बचा वाई, और ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया इस आइडेंटिटी के बाद, क्लियर इतनी बात। अब देखो एक सेक थीटा से एक सेक थीटा गया, तो ऊपर कोस थीटा आ जाएगा, ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाई में बाहर ही निकाल लेता हूँ क्योंकि अंदर डी थीटा में इंटीग्रेशन है, तो 0 से π/2, ये सेक थीटा ऊपर जाके कॉस थीटा बनेगा और ये डी थीटा, क्लियर इतनी बात, ये π/2 है। अब देखो इंटीग्रेशन कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, सिंपल चीज़ है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई
और ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कॉस थीटा का साइन थीटा, और ये 0 से π/2, 0 से π/2। अब इसमें लिमिट्स रखेंगे हम, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई ε0 y साइन 90 1 माइनस साइन 0 0। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर मेरा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मेरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम हो रहा है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई ε0 y है। लैम्डा क्या है, चार्ज कॉन्टिन्यूस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर की, और वाई क्या है, इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस। क्लियर इतनी बात। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी लेंथ कितनी थी, इनफाइनाइट लेंथ थी। ठीक है, इससे अगला हम जो डेरिवेशन करेंगे वो इस वायर की जगह वहाँ पे रिंग है। ठीक है, वो देखते हैं अगले पार्ट में, देखते हैं इसमें, इसी वीडियो में है, अगले पार्ट में देखते हैं। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी नेक्स्ट पिछले केस में एक वायर थी जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। अब ऐसे ही हमारे पास रिंग है, एक कड़ा जैसे है ना, कड़ा होता है वैसे का रिंग है एक, उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस उसके ऊपर चार्ज है, और इसके सेंटर से जो एक्सेस जा रही है इस किसी पॉइंट पे मुझे इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, इसमें भी ऐसे ही एक लेंथ एलिमेंट यहाँ पे मान लेंगे और एक जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे मान लेंगे। उसकी लेंथ कितनी dl होगी, इसकी भी लेंथ कितनी dl होगी, चार्ज कितना dq होगा, और यहाँ पे भी चार्ज कितना dq होगा। सपोज इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस x है, यहाँ से ये जो dq चार्ज है ये इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे जाएगी, ये dE हो गया इस चार्ज एलिमेंट की वजह से। ठीक है, इफ दिस dE इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये अगर थीटा है तो ये वाले भाई साहब भी थीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भाई साहब थीटा हो गए। अब इसी तरीके से जो नीचे का एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट है dq चार्ज है जिसका, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इसी पॉइंट पे और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये भी dq है, ये भी dl है, ये भी dq है, ये भी dl है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि जब सारी कंडीशन सेम है तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे पिछली बार सपोज इस वाले डी की बात करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये नीचे वाला ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में जो कि होगा डी कॉस थीटा। ठीक है, अब जो हमारे दूसरे डी भाई साहब हैं वो ये वाले हैं, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये डी साइन थीटा और एक इस डायरेक्शन में डी कॉस थीटा। अब देखिए दोनों डी जो कंपोनेंट थे ये वाला और ये वाला, दोनों डी वेक्टर डी थे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड थी इन दोनों चार्जेस की वजह से, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स थे डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अब इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, जो डी साइन थीटा है एक की डायरेक्शन ऊपर है, एक की डायरेक्शन नीचे है, ये डायरेक्शन ऊपर है, ये डायरेक्शन नीचे है, तो एक की डायरेक्शन तो ऊपर है, एक की डायरेक्शन नीचे है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैंसिल आउट करेंगे भाई साहब एक दूसरे को, तो ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो फिर वही पिछली बार वाली बात, ऑल डी साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को सब कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या, मतलब अगर देखो इसका भी डी कॉस थीटा डायरेक्शन में, इसका भी डी कॉस थीटा डायरेक्शन में, पिछली वाले केस की तरह अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे एक ही डायरेक्शन में डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बताओ क्लियर इतनी बात। अब देखो डी हमने लिखा था, जो हम शुरुआत से लिखते आ रहे हैं, डी क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर स्क्वायर, और ये ठीक है ये आर है अगर, ठीक है डी क्यू आर स्क्वायर। और अगर यहाँ मैं इस लैम्डा की बात करता हूँ, लैम्डा क्या है इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या आएगा डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू में लैम्डा डी एल रख सकता हूँ पिछले केस की तरह, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी डी ई तो ये हो गया मेरे पास, तो अगर डी ई की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ तो क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ई पूरा रखें हम लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर और ये कॉस ऑफ थीटा। अब ये इंटीग्रेशन डी एल में है तो यहाँ पे लिमिट्स किसकी होनी चाहिए, डी एल की होनी चाहिए। एल की लिमिट 0 से जाएंगी कहाँ तक, रिंग के सर्कमफेरेंस तक 2 पाई ए क्या है इसका रेडियस है, ये ए इसका रेडियस है इस रिंग का। ठीक है, तो 0 से लिमिट स्टार्ट होगी 2 पाई ए तक जाएगी, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इसमें डी एल की उसमें हो रहा है। क्लियर इतनी बात। अब देखो इस ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा देखूँ, कॉस थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल में देखता हूँ ये ओ है ये पी है और इसको एक्स मान लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी एक्स कॉस थीटा भाई साहब क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ओ पी एक्स कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर। तो इस कॉस थीटा को यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे सिंपल 0 से 2 पाई ए, यह जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस थीटा रखने के बाद एक्स डी एल अपॉन आर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आर को मैं इस ट्राइंगल की हेल्प से √x² प्लस a² लिख सकता हूँ। तो मैं ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज वाला मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जब पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरे पास आर क्या आ जाएगा √x² प्लस a²। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो मैं आगे लिखता हूँ ये, अब ये इतना मेरे पास क्लियर आ गई ये चीज़ कि क्या है। अब मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास इसमें वैल्यू रखता हूँ मैं इसकी, यह आ जाएगा 0 2 पाई ए
और ये लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, मतलब ये 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ये डी एल। अब ये सारी चीज़ बाहर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एल वेरिएबल नहीं है कुछ भी, तो लैम्डा एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ये डी एल के साथ इंटीग्रेशन होगा 2 पाई ए तक का। ठीक है, जब डी एल ही इंटीग्रेशन में बचा है तो उसका इंटीग्रेशन एल आएगा, तो ये लैम्डा एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा वो एल आएगा और इसकी लिमिट्स लगाएंगे 0 से 2 पाई ए तक की। तो मैं फाइनली इसको लिख सकता हूँ 2 पाई ए लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर इतनी बात? और ये मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इतनी। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं लैम्डा की वैल्यू इसमें पुटअप कर सकता हूँ। वो लैम्डा की वैल्यू कौन सी हो सकती है? लैम्डा क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन जितनी भी लेंथ है, लेंथ मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस है, यानी लैम्डा की एक वैल्यू हो सकती है जो चार्ज इस पर टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है अपॉन 2 पाई ए। तो लैम्डा इंटू 2 पाई ए क्या हो जाएगा? क्यू। लैम्डा यानी क्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू 2 पाई ए। तो ये लैम्डा इंटू 2 पाई ए आ रहा है तो इसको मैं क्यू लिख सकता हूँ। तो क्यू इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मेरे पास ये दिख रहा है ना? जस्ट अ सेकंड यार, ये मेरे पास, हाँ ये दिख रहा है, ये यहाँ तक तो दिख रहा है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सियल की इसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस रिंग की वजह से जिसके ऊपर चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में है। ठीक है, अब ये तो इसका डेरिवेशन का आंसर आ गया। इसमें स्पेशल केस बनते हैं 2, बस 2 स्पेशल केस बनते ही ये दोनों काम पूरे हुए हैं हमारे। स्पेशल केस क्या रहेगा? पहला स्पेशल केस है कि भाई जो मेरा एक्स है ना वो इस ए से बहुत बड़ा है, इसके रेडियस से। जब वो इस ए से बड़ा होगा तो इस पूरे को मैं एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और पावर 3/2 बचेगी, तो नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा इस हिसाब से। तो यानी नीचे क्या बनेगा पूरा एक्सप्रेशन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह का एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। यानी जब ये डिस्टेंस, ये जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा दूर होगा ये, तो ये जो रिंग है ना ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि हमारे पास देखिए, अगर गौर किया जाए इस पर जो एक्सप्रेशन आया है, अगर इस पर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए तो ये जो एक्सप्रेशन आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या है? ये एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक चार्ज रखा है, उससे एक्स डिस्टेंस दूर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी बहुत जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसने हमें ये एक्सप्रेशन दिया है, रिंग विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज, रिंग विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस है, अगर मुझे इस रिंग के सेंटर पे, इस रिंग के इस जगह सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। यानी इसका मतलब क्या है? मुझे एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा तो एक्स की वैल्यू 0 पिचक जाएगी। जैसी एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखी, जैसी एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखी, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से मेरी ई की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। यानी रिंग के सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। रिंग के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो यही थे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इससे रिलेटेड, चार्ज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, और ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा ये, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।